देखिए, सभी स्टूडेंट से मैं एक बात कह रहा हूं, सभी स्टूडेंट टेस्ट जरूर दें। अगर आप टेस्ट दोगे तो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। एक बार आपको टेस्ट देने की हैबिट पड़ गई, एक बार टेस्ट देने की हैबिट पड़ गई, फिर आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। टेस्ट में नंबर कम ज्यादा इस बात की परवाह मत करना, आप टेस्ट जरूर दीजिए। आज सुबह एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, बच्चे का नाम तो मैं नहीं लूंगा। बाय द वे बच्चा कहीं और पढ़ता है, कहीं और पढ़ता था, मेरे यहाँ उसने टेस्ट दिया। तो मैंने उससे टेस्ट उसका चेक किया, सॉलिड स्टेट का टेस्ट था। तो आप ध्यान रखना, वो बच्चा खुद ही बोल रहा है, सर मुझे रेडियस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मुझे ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मुझे ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। देखो सच बता रहा हूं, आप जो लोग पढ़ रहे हो, जो बच्चे शुरू से मुझको फॉलो कर रहे हैं, आप जानते हो मैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर रहा हूं। इसलिए आपको दिक्कत बहुत कम आएंगी, औरों के कंपैरिजन में आपको दिक्कत बहुत कम आएंगी। अगर आप मुझको डे बाय डे, वर्ड बाय वर्ड फॉलो कर रहे हैं तो दिक्कतें बहुत कम होंगी। अब कोई बच्चा आधा अधूरा फॉलो करेगा, उसका तो मैं कुछ कहता नहीं। अब जब आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कंप्लीट फॉलो कीजिए। सभी बच्चों से मैंने इससे पहले वाले बैच में भी कहा, एग्जाम कब हो रहे हैं, एग्जाम कब नहीं हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं। ये सारा हेडक हमारा है। आपका काम है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से पढ़ लो। एग्जाम में क्या पैटर्न आएगा, एग्जाम का न्यू पैटर्न क्या है, एग्जाम कब हो रहे हैं, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में तो नहीं। ये सारा मेरा हेडक है, सब मेरा काम है कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है वो मैं खुद ही कराऊंगा। ठीक है? ज्यादा प्लानिंग करने की बजाय काम करते चले जाओ। बहुत ज्यादा प्लानिंग करने से भी कुछ नहीं होता। स्टार्ट करें चैप्टर? जल्दी बोलो, स्टार्ट करें। कुछ एक चीज बताओ, किसी बच्चे को याद है NaCl के अंदर कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या था? किसी बच्चे को याद है NaCl के अंदर सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, Cl आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? सब बच्चे बताइए। NaCl के अंदर, NaCl के अंदर सोडियम आयन और Cl आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, एक सोडियम आयन के चारों तरफ 6 Cl आयन होते हैं और एक Cl आयन के चारों तरफ 6 सोडियम आयन होते हैं। तो इस केस में आप ध्यान रखना, सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है और Cl आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। इसे हम बोलते हैं 6:6। क्या किसी बच्चे को याद है सीजियम क्लोराइड वाले केस में, सीजियम क्लोराइड वाले केस में कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या था? कितने बच्चों को याद है सीजियम क्लोराइड वाले केस में, सीजियम क्लोराइड वाले केस में सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर और Cl आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर? एक सीजियम आयन के चारों तरफ 8 Cl आयन और 1 Cl आयन के चारों तरफ 8 सीजियम आयन, तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था। अब मैं कुछ खास बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन काफी आता है, बच्चे काफी गलती करते हैं। जरा एक क्वेश्चन क्लियर कर लो, सब बच्चे ध्यान दें। NaCl, NaCl में कोऑर्डिनेशन रेशियो, कोऑर्डिनेशन रेशियो 6:6। सीजियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में एक आता है जिंक सल्फाइड, आज बता दूंगा इसके बारे में। जिंक सल्फाइड में कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या होता है? किसी बच्चे को याद है जिंक सल्फाइड में कोऑर्डिनेशन रेशियो?
जिंक सल्फाइड में कोऑर्डिनेशन रेशियो किसी बच्चे को याद है? वेरी गुड। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, सब बच्चे ध्यान दें, एक बात ध्यान से सुनो। मैं आपको एक बहुत बढ़िया फंडा बता रहा हूं, क्योंकि आज जो एक बच्चा बाहर का, जिस बच्चे ने टेस्ट दिया था, वो बच्चा यहां गलती कर रहा था। देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब दोनों आयन सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप देख रहे हैं, जो भी आ रहा है वो सेम है। 6:6, 8:8, 4:4। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसे बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, एक फंडा बता रहा हूं, सब बच्चे सुन लो, एक फंडा बता रहा हूं, सब बच्चे ध्यान दें, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो ज्यादा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। बोलो, बात याद रहेगी? जो ज्यादा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। ये पॉइंट आपको बहुत सपोर्ट करेगा। CaF2 में कौन ज्यादा है? CaF2 में कौन ज्यादा है? फ्लोरीन ज्यादा है ना? 8:4। जो ज्यादा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। ऐसी एक कंपाउंड आप पढ़ोगे, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। Na2O, बता सकते हो इसमें कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या होगा? Na2O में कोऑर्डिनेशन रेशियो जल्दी बताओ। Na2O में कोऑर्डिनेशन रेशियो जो ज्यादा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। जो ज्यादा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में आ चुके हैं। आपके मतलब की बातें ध्यान रखना। जल्दी बोलो, बात क्लियर? सारे बच्चे बोले बात क्लियर? अब जरा ध्यान दो, सॉलिड स्टेट के कम से कम 3-4 टेस्ट लूंगा। सब बच्चे सुन लो, सॉलिड स्टेट के 3-4 टेस्ट लूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है 3-4 टेस्ट देने में? डीपीपी की जो प्रॉब्लम्स है सब बता दूंगा। आपकी डीपीपी की जो प्रॉब्लम्स है सब करा दूंगा। पहले एक बार प्रॉपर सॉल्व कर लो, एक बार ढंग से सॉल्व कर लो, सारी करा दूंगा। एक बार मैंने आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी दिया है, मैंने आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी दिया है। एक बार सॉल्यूशन की भी हेल्प ले लो, क्योंकि अब सॉल्यूशन पढ़ के भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। गौरी, गुड इवनिंग। अब जरा ध्यान दें, अब जो बात बताने जा रहा हूं, एक मिनट ध्यान से सुनना, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो जिंक सल्फाइड है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह से पैकिंग करता है। पैकिंग कौन करता है? सल्फाइड आयन। पैकिंग कौन करता है? सल्फाइड आयन। दो तरह की पैकिंग है, एक तो जिंक ब्लेंड, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे। एक वुर्जाइड स्ट्रक्चर, एक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है, एक वुर्जाइड स्ट्रक्चर होता है। जिंक ब्लेंड और वुर्जाइड स्ट्रक्चर, इसमें कंफ्यूजन होता है। सब बच्चे ध्यान दें, इसमें कंफ्यूजन होता है। जिंक ब्लेंड में जरा ध्यान दें, इसमें जो पैकिंग का पैटर्न है याद कर लो। जिंक ब्लेंड, इसमें जो पैकिंग का पैटर्न है वो है सीसीपी, और इसमें जो पैकिंग का पैटर्न है एचसीपी। सीसीपी का मतलब याद है? जल्दी बताओ।
सीसीपी का मतलब याद है? सीसीपी का मतलब और एचसीपी का मतलब? तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बोलो, बात याद रहेगी। मतलब की बात सिर्फ इतनी है, सब बच्चे ध्यान दें, मतलब की बात सिर्फ इतनी है। जिंक सल्फाइड के नाम पर ध्यान रखना, सल्फाइड एंड पैकिंग करता है। दो तरह के स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड और वुडजाइट। एक बार पढ़ लो, एक बार सब बच्चे ध्यान से पढ़ लीजिए। Structure of zinc sulfide, it has two type of structure, zinc blend or wurtzite. Zinc blend structure, zinc sulfide crystals tetrahedral. Each zinc ion is surrounded by 4 sulfide ion, or each sulfide ion is surrounded by 4 zinc ion. So coordination number of each ion is 4 and coordination ratio is 4:4. बोलो, याद रहेगा? कोऑर्डिनेशन रेशियो 4:4। सारे बच्चे बोलो, याद रहेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन रेशियो 4:4। अच्छा बताओ, ये जिंक ब्लेंड है, मैंने आपको पहले याद करा दिया। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड कुछ याद आ रहा है? जिंक ब्लेंड में कौन सी वाली पैकिंग होती है? सारे बच्चे बताओ, जिंक ब्लेंड में कौन सी वाली पैकिंग होती है? सीसीपी। इट है सीसीपी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इट है सीसीपी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और नंबर ऑफ जेडएनएस यूनिट पर यूनिट सेल इज 4। जैसे अगर आपको याद आता हो, NaCl के एक यूनिट सेल में NaCl की 4 यूनिट्स होती हैं, ऐसी जिंक सल्फाइड में, जिंक सल्फाइड के एक यूनिट सेल में जिंक सल्फाइड की 4 यूनिट्स होती हैं। बोलो, ध्यान रखोगे? ये क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं सारी चीजें, वरना छोड़ सकता हूं। वरना आप सोचो चीजें छोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। बार बार कह रहा हूं, मेरे नोट्स के नोट्स मत बनाना। बहुत से बच्चों को नोट्स बनाने की आदत होती है। मेरे नोट्स के नोट्स मत बनाना। जो बातें बता रहा हूं ध्यान रखें, ये पॉइंट ध्यान रखें कि एक यूनिट सेल में जेडएनएस की 4 यूनिट्स होती है। जैसे NaCl में था ना, NaCl के अंदर एक यूनिट सेल में जेडएनएस की 4 यूनिट्स थी, ऐसे ही जेडएनएस की है। वुडजाइट में मेन बात सल्फाइड एंड पैकिंग करेगा, HCP पैकिंग करेगा। पैकिंग का पैटर्न क्या रहेगा? AB AB AB। कोऑर्डिनेशन रेशियो 4:4। मेन बात मैंने आपको पहले ही याद करा दी, जो मेन बात थी मैंने आपको पहले ही याद करा दी। अब CaF2 में एक खास बात, इसका नाम है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में कुछ भी गिवन नहीं है, फिर भी इस टॉपिक पर से क्वेश्चन आते हैं। CaF2, आप मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मली पैकिंग कौन करता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन? जल्दी बताओ, पैकिंग कौन करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नॉर्मली नेगेटिव आयन पैकिंग करते हैं, क्यों? बताओ क्यों नेगेटिव आयन पैकिंग क्यों करते हैं? वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होता है। क्योंकि नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होता है, आपको मेरी बात याद आएगी। पैकिंग हमेशा फुटबॉल से करेंगे, और जो खाली स्पेस होगा उसमें टेबल टेनिस की बॉल फिट करेंगे। अब CaF2 में आपको याद होगा, फ्लोराइड आयन का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज। तो ध्यान रखना, स्पेशल केस है, यहां पर कैल्शियम आयन पैकिंग करता है। सब बच्चे सुन लीजिए ध्यान से, वरना कोई भी बच्चा गलती कर जाएगा। फ्लोराइड आयन का साइज बहुत छोटा होता है,
इसलिए पैकिंग कौन करता है? कैल्शियम आयन। जो फ्लोराइड आयन है वो वॉइड्स के अंदर आता है। जल्दी बोलो, बात याद रहेगी? सारे बच्चे बोले, बात याद रहेगी? कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम आयन पैकिंग करता है और जो फ्लोराइड आयन है वो वॉइड्स के अंदर आता है। अगर देखा जाए तो मतलब की बात सिर्फ इतनी है। मैंने कोऑर्डिनेशन रेशियो आपको ऑलरेडी याद करा दिया। नंबर ऑफ CF2 यूनिट 4, ज्यादातर 4 ही है। सीजियम क्लोराइड में 1 है, बाकी सब में 4 है। सीजियम क्लोराइड में Z की वैल्यू 1 है, वरना बाकी सब में Z की वैल्यू 4 है। बोलो, याद रहेगा? सारे बच्चे बोलो, सीजियम क्लोराइड में Z की वैल्यू 1 है, वरना बाकी सब जगह Z की वैल्यू 4 ही आ रही है। जो ज्यादा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, मेरी बात ध्यान रखना। अब जैसे इसके लिए वर्ड बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इस बार पैकिंग नॉर्मल है। ऑक्साइड आयन CCP पैकिंग कर रहा है और सोडियम आयन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर है। याद है ना, पैकिंग करने वाले जितने एटम्स होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। बोलो, सारे बच्चे बोलो, ऑक्साइड आयन पैकिंग कर रहा है और सोडियम आयन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर आ रहा है। जल्दी बताइए, बात ध्यान रहेगी? अब देखो जरा, कोऑर्डिनेशन रेशियो मैंने आपको याद करा दिया। अब जरा ध्यान रखें, Fe3O4। Fe3O4 वास्तव में होता क्या है? ये होता है FeO Fe2O3। यहां पर Fe+2 और +3 स्टेज में होता है। Fe3O4 कंटेन Fe+3 Fe+2 आयन 2:1 के रेशियो में। FeO Fe2O3 ऑक्साइड आयन CCP टाइप की पैकिंग कर रहा है। कोई खास बात नहीं है, पहली बता रहा हूं, कोई खास बात नहीं है, बस पता होना चाहिए Fe3O4 मैग्नेटाइट, FeO Fe2O3। कोई खास बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। छोड़ने में फायदा कुछ नहीं है, 2-2 मिनट का टॉपिक है। आप घड़ी देखो, मुश्किल से 3-4 मिनट। टॉपिक को ज्यादा खींचना नहीं है। जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखो, छोड़ने से अच्छा है जितना मैं बता रहा हूं। नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर in Fe3O4 structure, if Fe+2 are replaced by divalent cation Zn+2 Mg+2, the compound formed are called ferrites। अगर Fe+2 की जगह कोई डाइवेलेंट कैटायन आ जाता है तो कंपाउंड्स कहलाते हैं फेराइट्स। जैसे FeO Fe2O3 था, जल्दी बोलो सारे बच्चे, बताइए। FeO Fe2O3 था। अब हम इसकी जगह Zn लगा दें तो बताओ क्या बन जाएगा? सारे बच्चे बोलो। ये कंपाउंड कहलाते हैं फेराइट्स। अब अगर +2 की जगह कोई डाइवेलेंट कैटायन आ जाए, बोलो, याद रहेगा? Ab2O4, where A is a divalent cation and B is a trivalent cation। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, स्पाइनल। ये अलग से पहले क्वेश्चन आ जाता कई बार टेस्ट में, व्हाट इज स्पाइनल? MgAl2O4। बोलो, याद रहेगा? डाइवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 2 होती है। डाइवेलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे Fe2+। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया। सब बच्चे ध्यान दें, ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया। इक्के दुक्के पॉइंट है, ये भी पढ़ लो।
ये बातें मैंने बता दी। NaCl में कौन पैकिंग करता है? Cl आयन। ZnS में कौन पैकिंग करता है? सल्फाइड आयन। CaF2 में कौन पैकिंग करता है? कैल्शियम आयन। इस पर एक दो बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनसीसीपी स्ट्रक्चर, वॉइड्स पर यूनिट सेल। आपको पता है सीसीपी मतलब एफसीसी, और एफसीसी में पैकिंग करने वाले कितने एटम्स होते हैं? 4। जल्दी बोलो। अरे एफसीसी में पैकिंग करने वाले कितने एटम्स होते हैं? 4। अरे सारे बच्चे बोलो। और जितने पैकिंग करने वाले एटम्स होते हैं उसके 1 टाइम ऑक्टेटल वॉइड्स और 2 टाइम टेट्राएटल वॉइड्स होते हैं। जल्दी बोलो, याद रहेगा। एचसीपी का ज्यादा कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। एचसीपी की एक यूनिट सेल, टोटल नंबर वॉइड पर यूनिट सेल इज 18। 12 टेट्राएडल वॉइड्स, 6 ऑक्टेटल वॉइड्स। ये ध्यान रखें इस पॉइंट को। ये वाला पॉइंट रिमेंबर में डाल देना, क्योंकि हमने एचसीपी जो स्ट्रक्चर से हमारे डिटेल में नहीं है। एक दो बार क्वेश्चन आया है, बट वो आउट ऑफ सिलेबस करके क्वेश्चन आया है। अगर आप एनसीईआरटी चेक करेंगे तो जितना मैंने बताया उतना ही है। वॉइड्स लिखा है, वॉइड्स। एचसीपी में पैकिंग करने वाले 6 एटम होते हैं। अब 6 का डबल कितना हो गया? 12। 12 तो हो गए टेट्राएड्रल वॉइड्स और 6 हो गए ऑक्टाएड्रल वॉइड्स। टोटल वॉइड्स कितने हो गए? टोटल वॉइड्स 18। पैकिंग करने वाले 6 होंगे। पैकिंग करने वाले, पैकिंग चाहे एचसीपी पैटर्न पर हो। मेरी लैंग्वेज याद आ रही है? बोलो, मेरी ये लैंग्वेज याद आ रही है? पैकिंग चाहे एचसीपी पैटर्न पर हो, पैकिंग चाहे सीसीपी पैटर्न पर हो, पैकिंग करने वाले जितने एटम्स होते हैं उसके 1 टाइम्स ऑक्टेटल वॉइड्स और 2 टाइम टेट्राएडल वॉइड्स होते हैं। जल्दी बोलो, बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या सबसे पहले आ जाते हैं, शुरुआत का बेसिक टॉपिक। चैप्टर यहां से स्टार्ट हुआ था हमारा, बट हम लोगों ने यहां से स्टार्ट नहीं किया था। कुछ याद आ रहा है? हमने सीधा यूनिट सेल से स्टार्ट किया था। सब बच्चे ध्यान दें। ये बातें सब बच्चे जानते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। ध्यान रखना, जिनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जिनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। जिनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है फ्लूइड्स कहते हैं। In solid, the constant particle have fixed position and can oscillate about their mean position. This explains the rigidity in solid. Solid में एटम्स तो अपनी जगह रहते हैं, सिर्फ साइड वाली पोजीशन में वाइब्रेट करते रहते हैं। अब आप देखो, एक टॉपिक दिया हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या चीज बढ़ेगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या थर्मल एनर्जी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या चीज बढ़ेगा?
सब बच्चे बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या बढ़ेगा? थर्मल एनर्जी। तो यहीं से आप लिंक कर लो, अगर थर्मल एनर्जी डोमिनेट करेगी तो कौन होगा? गैस। थर्मल एनर्जी किसमें डोमिनेट करेगी? सब बच्चे बताइए, थर्मल एनर्जी किसमें डोमिनेट करेगी? गैस के अंदर। और इंटरमोलिकुलर फोर्स कहां डोमिनेट करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहां डोमिनेट करेगा? सॉलिड में। इतनी बात समझ में आती है? चलो अब ध्यान से देखो जरा, ये सारी बातें बताता चल रहा हूं ताकि आप एक बार देख लेंगे। ये टॉपिक समझना है, ये सब बातें जानते हैं कि सॉलिड सॉलिड का डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम, शेप, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, जो मेन पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ एटम्स अपनी जगह फिक्स होते हैं, सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पर ऑस्किलेट करते रहते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड होते हैं आप उनको दबा नहीं सकते, इनकम्प्रेसिबल और रिजिड रहते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। कितने बच्चे जानते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड? जल्दी बताओ, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। सब बच्चे बताइए, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। कितने बच्चे जानते हैं क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बारे में? वेरी गुड, मैं आपको बताता हूं। सब बच्चे ध्यान दिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सब बच्चे ध्यान दें, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सब बच्चे ध्यान दो, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सब बच्चों को आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? ठीक है, इनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जरा ध्यान दें, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। बोलो, बात याद रहेगी, वेल डिफाइंड। सब बच्चे ध्यान दें, वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। क्या लिखा हुआ है? A crystalline solid usually consists of large number of small crystals, each of them having a definite, ये word underline करने का है, definite characteristics geometrical shapes. In a crystal, the arrangement of constant particles is ordered. ये word ध्यान रखें, ordered. जल्दी बोलो, याद रहेगा, is ordered. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रेंज। क्रिस्टलाइन के लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रेंज। मतलब जो भी पैटर्न है वो शुरू से आखिर तक सेम रहेगा। लॉन्ग रेंज का मतलब ये है, अगर एक एटम यहां से 1 मीटर की दूरी पर है तो लास्ट तक 1 मीटर। अगर यहां से 2 मीटर की दूरी है तो ये जो भी पैटर्न है, अगर ये डिस्टेंस 2 मीटर है और ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो जो भी पैटर्न है, जिस डायरेक्शन में जो भी पैटर्न है वो लास्ट तक रहेगा। जल्दी बोलो, लॉन्ग रेंज का मतलब क्लियर?
सारे बच्चे बोले लॉन्ग रेंज का मतलब क्लियर, कि जो भी पैटर्न है, मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया है, एक तरफ 2 मीटर, एक तरफ 1 मीटर, मैंने जानबूझ के एक तरफ 2 मीटर, एक तरफ 1 मीटर, मैंने आपसे कहा कि जो भी पैटर्न है वो लास्ट तक वही रहेगा, जो भी पैटर्न है लास्ट तक वही रहेगा। अब देखो जरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। किरण जी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने एक तरफ 2 मीटर बनाया है तो उस डायरेक्शन में सारे एटम्स 2 मीटर पर होंगे, और जिधर मैंने 1 मीटर बनाया है उस दिन सारे एटम 1 मीटर, उस डायरेक्शन में सारे 1 मीटर पर होंगे। मतलब मैंने आपसे ये कहा है कि जो भी पैटर्न है वो पैटर्न उस डायरेक्शन में आगे तक फॉलो होगा। मैंने ये नहीं कहा कि वही पैटर्न सब जगह होगा। बात समझ रहे हैं? अब देखो जरा, क्या आप लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझते हो? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, क्या शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझते हो? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 38.5 डिग्री सेल्सियस है तो मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली 38.5 रहेगा। मतलब वो सब्सटेंस 38.4 पर भी मेल्ट नहीं होगा। बोलो बात क्लियर? शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्स, वर्ड ध्यान रखना, क्वार्ट्स आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अदर एग्जाम्पल नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, आयरन, सिल्वर। नॉन मेटालिक में सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन एंड कंपाउंड लाइक जिंक सल्फाइड, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। बोलो याद रहेगा? सारे बच्चे बोले बात याद रहेगी? एमॉर्फस में क्या होगा जल्दी बताओ? एमॉर्फस में क्या होगा? जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली अरेंज होंगे, रैंडमली अरेंज, इरेगुलर शेप, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब समझते हैं? शॉर्ट रेंज, जैसे ये 1 मीटर, जरा ध्यान से देख लो कुछ बच्चों, शॉर्ट रेंज का मतलब बता रहा हूं, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, फिर 1 मीटर, 1 मीटर। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? शॉर्ट रेंज का मतलब, कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? जो भी पैटर्न होगा वो कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा। शॉर्ट रेंज का मतलब कि जो भी पैटर्न होगा वो कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा आप ध्यान से, in such a regular and periodically repeating pattern is observed over short distance only, over short distance only.
amorphous solid soften over a range of temperature and can be molded into a blow into various shape. आपको पता है जो ग्लास है, ग्लास, सब बच्चे ध्यान दें, ग्लास, जो ग्लास होता है अगर आप इसे गर्म करेंगे सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से आप उसे किसी भी शेप के अंदर अरेंज कर सकते हैं। जल्दी बोलो, बात समझ में आती है? ग्लास को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ये वर्ड ध्यान रखना, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास के लिए वर्ड यूज होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास इज नॉट अ ट्रू सॉलिड। ग्लास, रबर, एमोर्फस, सिलिका, प्लास्टिक, पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, polyvinyl chloride, fiberglass are typical example of amorphous solid. जो आयरन होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर ही होगा। ये नहीं कि हल्का सा आपने गर्म कर दिया और वो मेल्ट होना शुरू हो गया। वो एक, अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने वाली बात है ना, मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा। और कोई चीज धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाए, समझ रहे हैं अंकित? जैसे आयरन है, अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 250 है तो एग्जैक्टली 250 पर ही होगा। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उन्हें ट्रू सॉलिड नहीं कहते, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं एट्रेंडम है। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उन्हें ट्रू सॉलिड नहीं कहते। मैंने आपको बता दिया, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज नहीं होते। एमोर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है। एमोर्फस सिलिकॉन इज द बेस्ट, जरा ध्यान दें। एमोर्फस सिलिकॉन इज द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल। एमोर्फस सिलिकॉन इज द बेस्ट फोटो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। One of the best photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity. आपने कभी सोलर पैनल के बारे में सुना होगा? सोलर पैनल, सोलर पैनल जो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी तक क्या था, उनकी जो एफिशिएंसी थी वो 10% थी, मतलब सन की वो 10% एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते थे। अब जो आ गए वो 22% वाले आ गए, 22 से 25%। सोलर पैनल जो छतों पे लगे रहते हैं काले काले से, कभी देखा होगा, छतों पे लगे रहते हैं, जो सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। और 22 से 25% वाली एफिशिएंसी वाले अब मार्केट में है। बट आने वाले 2 साल में मुझे उम्मीद है कि लगभग 40 से 50% वाले सोलर पैनल अवेलेबल होंगे। 40 से 50%। जिस दिन 40 से 50% वाले सोलर पैनल अवेलेबल होंगे उस दिन ये बहुत ज्यादा कामयाब सिस्टम होगा। ग्लास, ध्यान रखो, ग्लास क्या है? एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड। जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, लगभग 7th क्लास में या 8th क्लास, 7th क्लास की बात है, तो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा कि ग्लास कैसे बनाते हैं। तो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। ग्लास, देखो मैं आपको समझाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लॉन्ग टर्म याद रहते हैं। जो रेत है, रेत, रेत जानते हो? रेत, इट्स अ सिलिका। जो रेत है वो क्या है? सिलिका, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। ठीक है, हम क्या करते हैं, रेत को मेल्ट करते हैं। अब बताओ मेल्ट करने से क्या होगा? जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा टूट जाएगा। जल्दी बोलो, जब हम किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को मेल्ट कर देंगे तो उसका जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा वो टूट जाएगा। अब आपने रेत को मेल्ट किया और मेल्ट करके फिर ठंडा कर दिया। ठंडा करने पे क्या होगा? सारे पार्टिकल वापस अपनी जगह जाएंगे,
या रैंडमली अरेंज होंगे? एक बार मेल्ट होने के बाद जब पार्टिकल्स अरेंज होंगे तो क्या सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह वापस जाएंगे या रैंडमली अरेंज होंगे? सारे बच्चे बोलो, रैंडमली अरेंज होंगे। और जब रैंडमली अरेंज होंगे तो वो एमॉर्फस एमॉर्फस स्ट्रक्चर बन जाएगा। और आप जानते हैं एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज ग्लास। जो एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज ग्लास। अगर हम किसी तरीके से रेत को मेल्ट करके उसको जमा दें तो गिलास बन जाएगा। सुन के अजीब लगता है बट प्रैक्टिकल है। कभी आपने, कोई बच्चा जयपुर की तरफ रहता है कोई बच्चा जयपुर वाला? कौन है? व्हाट्सएप पर यस लिख के बोलो। जयपुर है या उधर के कोटा की तरफ? आप देखोगे, हाँ नारा सेठ आप उधर से जयपुर से ही हैं। तो बेटा आप देखोगे जो पत्थर होते हैं, कई बार आप देखना पत्थरों के अंदर भी ग्लास जैसी चीज होती है। जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर पत्थर के अंदर भी कभी आपको ग्लास जैसी चीज दिखाई देगी। वो क्या है? रेत है, मेल्ट हो गया और जम गया। कभी देखा है पत्थरों के अंदर ग्लास जैसी कोई चीज? कभी किसी बच्चे ने ध्यान दिया है पत्थर के अंदर कभी ग्लास जैसी कोई चीज? देखना कभी, आपको कभी बहुत ध्यान से देखना, पत्थर के अंदर भी, क्यों पत्थर भी क्या है? सिलिका। कई बार क्या होता है, रेत मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद जो जमता है, तो आप अब इस बात से समझ जाओ मैं क्यों बता रहा हूं। किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आप एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हो। जल्दी बताओ, किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आप एमॉर्फस में कैसे कन्वर्ट करोगे? सारे बच्चे बताओ, किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आप एमॉर्फस में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप उसे गर्म करके जमा लो, गर्म करके ठंडा कर लो। बोलो, याद रहेगा? गर्म करने पर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएंगे, उसके बाद ठंडा होंगे तो रैंडमली अरेंज होंगे। तो ध्यान से सुन लो। Some glass objects from ancient civilization are found to become milky. एक बात सुन लो, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपके पास कोई ग्लास की मूर्ति है, इमेजिन करना आपके पास कोई ग्लास की मूर्ति है और वो ग्लास की मूर्ति ट्रांसपेरेंट है। पता चला 100 साल बाद वो मिल्की हो गई। 100 साल बाद वो मिल्की हो गई, क्यों? ऐसा ऑब्जर्वेशन है, टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया। तो उसमें कई बार टेम्परेचर चेंज की वजह से कुछ क्रिस्टलाइन नेचर आ जाती है, ये ध्यान रखना। Some glass object from ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization. ये क्वेश्चन बन सकता है, because of some crystallization. This is because due to heating during the day and cooling at night. गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, ये सालों साल ये प्रोसेस चलता है। इस वर्ड का मतलब जानते हैं? एनिलिंग। एनिलिंग वर्ड का मतलब जानते हैं? कई बार लिखा रहता है एनिलिंग, कई बार हिंदी में भी ऐसा लिखा हुआ था अनिलीकरण, और कई बार हिंदी में वर्ड लिखा रहता है तपानुशीतन। शीतन, शीत से बना हुआ वर्ड है शीतन, तपानुशीतन। समझे वर्ड तपानुशीतन? शीतन वर्ड का मतलब जानते हो? शीत, कभी आपने वर्ड सुना होगा। क्या होता है? किसी भी चीज को धीरे धीरे ठंडा करना, ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं अनिलिंग। ये वर्ड ध्यान रखना। एनिलिंग वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को धीरे धीरे ठंडा करने का प्रोसेस। तो एनिलिंग वर्ड ध्यान रखें। अब आप ये बताओ, जो लिक्विड होते हैं, मेरी बात सुने, जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं।
जल्दी बोलो। तो एमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर किससे मैच करता है? जल्दी बताओ। एमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर किससे मैच करता है? लिक्विड से। तभी तो नहीं क्या बोल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड नहीं होते। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलो। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? कई बार आप देखेंगे जो ग्लास की बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं वो नीचे से मोटे हो जाते हैं। जो ग्लास के पेन्स होते हैं वो नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऊपर से पतले। ऐसा माना जाता है कि ग्लास के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। सुपर कोल्ड लिक्विड है तो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ग्लास पेन्स टू विंडो और डोर ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर। नीचे से मोटे, ऊपर से पतले हो जाते हैं। नीचे से मोटे क्योंकि फ्लो करने की टेंडेंसी की वजह से। सुपर कूल्ड लिक्विड। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? आज एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम भेजी थी मेरे को, एनसीईआरटी में गलती लिखा हुआ है वो। ड्यू टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन देम स्मॉल पार्ट्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड में बी क्रिस्टलाइन। कई बार क्या होता है, एमॉर्फस के अंदर क्या है, जरा ध्यान सुनना मेरी बात। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो कई बार एमॉर्फस के अंदर भी आपको कुछ देर के लिए क्रिस्टलाइन की फीलिंग आ सकती है। बोलो, सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हो? भाई 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, तो कुछ देर के लिए आपको कैसी फीलिंग आएगी? जब कोई चीज रिपीट हो रही है तो फीलिंग कौन सी वाली आएगी कि ये क्रिस्टलाइन है। सब बच्चे समझ। ड्यू टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन देम स्मॉल पार्ट्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड मे बी क्रिस्टलाइन while the rest may be non-crystalline. These crystalline part of the amorphous solids are called crystallites. Crystallites. जल्दी बोलो, बात क्लियर? जल्दी बोलिए। क्वार्ट्स एंड क्वार्ट्स ग्लास, इसे समझ लो, ये तो क्वार्ट्स रेत वाली बात हो गई, और ग्लास तो मतलब ग्लास है। ये क्या हो गया? क्रिस्टलाइन। और ये हो गया एमॉर्फस। जरा ध्यान दें। क्वार्ट्स क्रिस्टलाइन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। क्वार्ट्स ग्लास, एमॉर्फस। आप देखो डायग्राम, देखो ये डायग्राम देख पा रहे हैं? इसमें से कौन सा डायग्राम सिस्टमेटिक लग रहा है? कौन सा डायग्राम सिस्टमेटिक है? फर्स्ट वाला। तो ये क्रिस्टलाइन, तो मतलब ये क्वार्ट्स का है, और ये एमॉर्फस, तो मतलब ये ग्लास का है। आज किसी बच्चे ने इसी डायग्राम पे कोई प्रॉब्लम पूछी थी? श्रेया पांडे आप थे, कौन था? आप देखो नोट्स में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ये नोट्स मैंने आपको पहले से ही दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में गलत लिखा है, बट नोट्स में ऑलरेडी क्लियर लिखा हुआ है पहले से ही। ये नहीं कि मैंने बाद में चेंज किया है। क्या लिखा हुआ है? क्वार्ट्स हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड एमॉर्फस क्वार्ट्स ग्लास देयर इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल, द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। श्रेया बच्चे, बात क्लियर है?
श्रेया पांडे, बात क्लियर है? अच्छा, आपकी बुक में मिस प्रिंटा, वही मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में कैसे गलत हो गया, क्योंकि वो जो आपने फोटो खींच के भेजा था थोड़ा पेज मुड़ा हुआ था वहां पर। मैंने एनसीईआरटी को सर्च किया, फिलहाल वो मेरे पास नहीं थी, घर पर कोचिंग पे रखी हुई है। जरा ध्यान दें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। जरा सुन लो, सब आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम। अगर सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है, अगर सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है तो उसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस। जल्दी बोलो, अगर सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, अगर सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी आइसोट्रोपिक सब्सटेंस, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस। बिना नोट्स में देखे बताओ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो कौन होंगे? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम पर कुछ बच्चों को अंदर से आवाज आती है आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम पर कुछ बच्चों को अंदर से आवाज आती है आइसोट्रोपिक, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रोपिक। पंकुड़ी जी अभी समझाता हूं, जरा ध्यान दो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं अपने तरीके से समझाता हूं। मैं अपने तरीके से समझाता हूं, सब बच्चे ध्यान दें। मैं समझाता हूं। कुछ याद है मैंने क्रिस्टलाइन के बारे में क्या बताया था? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और बताया था 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। फॉर एग्जाम्पल, अब बताओ, अगर लाइट ऐसे जा रही है, अगर लाइट ऐसे जा रही है तो उसकी टक्कर कितनी 1 मीटर पर होगी? अरे बोलो, अगर लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है तो 1 मीटर पर टक्कर होगी, और अगर लाइट नीचे से ऊपर जा रही है तो इसकी टक्कर कितने पर होगी? 2 मीटर पर। तो बताओ, लाइट की सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी, डिफरेंट होगी? डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, बोलो याद रहेगा। सारे बच्चे बोलो, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपिक। कुछ बच्चे कहते हैं सर एमॉर्फस का भी समझा दो। चलो मुझे एक चीज बताओ, एमॉर्फस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपने 250 ग्राम ए दाल मिला दी, 250 ग्राम बी दाल मिला दी, 250 ग्राम सी दाल मिला दी, और 250 ग्राम डी दाल मिला दी। ठीक है, पहले बताओ एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? अब आपने उस बॉक्स को खूब हिलाया, बहुत खूब हिलाया,
मुझे देख पा रहे हैं? आपने उस बॉक्स को खूब हिलाया, जितना हिला सकते हो हिला दिया, खूब अच्छे से हिला दिया। अब बताओ, जो सारी दालें हैं वो रैंडमली अरेंज होंगी या सिस्टमेटिक वे में अरेंज होंगी? जल्दी बताओ, जो दालें होंगी वो रैंडमली अरेंज होंगी या सिस्टमेटिक? मानते हो रैंडमली अरेंज होंगी? और अगर मैं उस रैंडम वाले पोर्शन को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो बताओ चारों हिस्से में कंपोजिशन लगभग सेम आएगा या अलग-अलग आएगा? चारों हिस्सों में जो कंपोजिशन आएगा लगभग सेम आएगा, अप्रोक्सीमेट सेम आएगा? जल्दी बोलो, अप्रोक्सीमेट सेम आएगा ना? भले ही रैंडमली है, मेरी बात समझना, भले ही रैंडमली है, फिर भी कंपोजिशन सेम आएगा। लाइट चाहे ऐसे जाए, लाइट चाहे ऐसे जाए, चारों तरफ से उसको एक जैसी कंडीशन महसूस होगी? बोलो, अंदर रैंडम पैटर्न है, बट आपको कंपोजिशन तो एक जैसा दिखाई देगा ओवरऑल। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड के लिए वर्ड यूज करते हैं आइसोट्रोपिक, क्योंकि ये वाली बात समझ में नहीं आती हर एक को। वैसे तो मैंने क्रिस्टलाइन आपको एकदम क्लियर कर दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान रखना, एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब बच्चे बोलो, सब बच्चे ध्यान रखें। मैंने आपको बता दिया, एमॉर्फस में आप देख लो, चाहे लाइट को आप ऐसे भेज दो, चाहे लाइट को आप ऐसे भेज दो, दोनों कंडीशन में उसको सेम एटम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिशन चारों तरफ एक तरह से यूनिफॉर्म हो गया। भले ही रैंडमली है, भले ही वो रैंडमली है, बट कंपोजिशन सेम है। इतना ज्यादा इलझने की बजाय एक बात याद कर लो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रोपिक। दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। बोलो, याद रहेगा? क्लियर? सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? सब बच्चों को बात क्लियर? कल हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर कवर कर लेंगे, कल हम सॉलिड स्टेट चैप्टर कवर कर लेंगे। सब बच्चे ध्यान दें, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 से 4 वाले बैच में करा रहा हूं। मैंने आप लोगों को एंट्री दे रखी है, आप लोग आओ मत आओ आपकी चॉइस है। मतलब जिन बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस वीक है, वो 3 से 4 वाले बैच में कवर कर ले। 3 से 4 वाले बैच में जैसे कि मैंने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है, तो मैंने आज ज्योमेट्रिकल का बेस बढ़ा दिया। अब कंपटीशन के अंदर उसका लेवल हाई होगा। कंपटीशन वाले बैच में क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट होगा, क्वेश्चंस का लेवल हाई होगा, ये आप समझ जाओ। अगर आपका बेस क्लियर है, यहां तक कि मैं आपके बैच के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल रहा हूं। अगर कोई बाय द वे बच्चे, कोई बच्चा बैच में नहीं आ पा रहा है तो रिकॉर्डिंग देख ले, रिकॉर्डिंग से भी पूरा समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? इस बार आपका सॉलिड स्टेट का भी टेस्ट रहेगा, और देखते हैं ऑर्गेनिक में अगर कुछ टेस्ट ले सकता हूं तो ऑर्गेनिक का भी देखता हूं। और जिन बच्चों की फीस लेट हो रही है, जिन्होंने लास्ट मंथ या लास्ट 2 मंथ से फीस सबमिट नहीं करी है, मेरी मजबूरी है, मुझे बैच में उनके नाम बोलने पड़ेंगे। मैं बैच में कभी बच्चों के नाम बोलना पसंद नहीं करता, बट मेरी मजबूरी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए इतना रखते हैं।